हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का इतिहास के इस लेक्चर में। आज हम लोग इतिहास लेक्चर के अंतर्गत एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मतलब मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्राचीन इतिहास का इतिहास लेखन हम लोग पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास का या प्राचीन भारत का इतिहास लेखन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इतिहास लेखन किस दृष्टिकोण से? मार्क्सवादी दृष्टिकोण से। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है ये इसका उद्भव किस प्रकार से हुआ और कब हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए, एक विद्वान है जिसको आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। इनका नाम है कार्ल मार्क्स। इनका मानना था, ये ऐसे चिंतक थे जिनका मानना था कि जो विश्व है हमारा, संसार में जितने भी बड़े परिवर्तन होते हैं, जितने भी चेंजिंग होती हैं, तो उसका जो आधार होता है, जो इसके केंद्र में जो कारण होता है, जो मूल उसका होता है आर्थिक भौतिक परिवर्तन। ये क्या मानते थे? अर्थ को, ये अर्थ को ज़्यादा महत्व देते थे। ये बोलते हैं कि जो भी चेंजिंग होता है, जो भी परिवर्तन होता है, जो भी बदलाव होता है, उसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो आर्थिक भौतिक परिवर्तन ही जिम्मेदार होता है। इसीलिए ये एक सिद्धांत भी देते हैं जिनका नाम है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आप लोगों को अभी ये सिद्धांत मैं बता दूंगी। भौतिकवाद का ये सिद्धांत देते हैं और ये भी कहते हैं कि जो हमारा भारत है इसमें इस सिद्धांत की कमी है, द्वंद्वात्मकता की कमी है, क्योंकि हमारे भारत के लोग जागरूक नहीं हैं, इसलिए इस सिद्धांत की कमी है। इसीलिए जो भारतीय समाज है वो परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ के लोग क्या हैं? रूढ़िवादी हैं। इनका ऐसा मानना होता है कि रूढ़िवादी हैं, ये लोग परिवर्तनशील नहीं है। और जो यूरोप का जो समाज है वो बेहद ही परिवर्तनशील है, उस प्रगतिशाली समाज है, क्योंकि वहाँ पर ये सिद्धांत कार्य करता है। द्वंद्वात्मक भौतिक जो वाद का सिद्धांत होता है वो ये सिद्धांत कार्य करता है और ये सिद्धांत भारत में कार्य नहीं करता है। तो वो जो परिवर्तन का कारण ही आर्थिक भौतिक परिवर्तन को मानते हैं। तो जाहिर सी बात है, उनका कहना यही है कि जहाँ पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत लागू होता है वहाँ का जो समाज है वो प्रगतिशील होता है, और जहाँ का जो समाज है इस सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है या नहीं कर पाता है, वो जो परिवर्तन है वहाँ पे परिवर्तन नहीं होता है, वो अपरिवर्तित समाज रहता है। तो भारत में वो यही बोलते हैं। तो ये मानते हैं कि जो आर्थिक भौतिक परिवर्तन है यही बदलाव का कारण होते हैं, और यहीं से जो है मार्क्सवादी विचारधारा का उद्भव होता है। आप लोग कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इनकी एक बुक भी आती है, उनका जो पूरी जीवनी उसमें लिखी गई है, मैंने पढ़ा था कभी। तो इनके ये बहुत ही ज़्यादा इंडिया के बारे में इंटरेस्टेड थे। इन्होंने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में इन्होंने ही बताया है, इन्हीं की वो पद्धति है। तो इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे। एक बार इनकी पत्नी होती है जिनका नाम जैनी होता है। एक बार क्या होता है कि ये बहुत ही दिन से तलाश करते रहते हैं कोई बुक, कोई सोर्स इनको मिले जो इंडिया के बारे में ये जान पाएँ। तो एक बार इनके बच्चे की तबीयत खराब होती है, इनका जो पुत्र होता है उसकी तबीयत खराब होती है, और इनकी जो पत्नी इनको पैसे देती हैं कि जाइए दवा लेकर आइए, और वो पैसे लेकर ये दवा लेने जाते हैं। तो जाते हुए रास्ते में इनको फुटपाथ पे एशिया की उत्पादन पद्धति की किताब मिल जाती है, की बुक मिल जाती है। तो वो सब कुछ भूल कर वो किताब खरीद लेते हैं और उसको लेकर जाके फुटपाथ पर बैठ के पढ़ते रहते हैं, और तब तक पढ़ते रहते हैं जब तक वो किताब खत्म नहीं हो जाती है। और जब वो किताब 2 दिन के बाद खत्म होती है, जब वो वापस घर लौट कर आते हैं तो उनका पुत्र एक्सपायर कर गया होता है। तो ये बताने का उद्देश्य फ्रेंड्स ये है कि इनको इतनी ज़्यादा दिलचस्पी थी
एशियाई समाज के बारे में जानने की, एशिया के बारे में जानने की, और इसी एशिया में हमारा भारत भी आता है, तो भारत के बारे में जानने की कि ये सब कुछ भूल जाते थे, इनको कुछ पता नहीं रहता था और ये दिन भर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करते रहते थे। बहुत ही ये क्रूप टाइप के व्यक्ति थे। और जैनी उतनी इनकी पत्नी, इनके बारे में ये कहावत है कि सूरज की रोशनी में देखने वाला अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा खराब दिखती है तो वो कार्ल मार्क्स है, और बहुत ही ज़्यादा कोई बहुत चीज़ सुंदर दिखती है तो वो इनकी पत्नी जैनी है। इसके बाद भी ये लोग दोनों पति पत्नी थे। तो ये इनकी मतलब इनकी विशेषता है कि ये बहुत ही ज़्यादा भारत के बारे में जानने की कोशिश करते थे। तो बहुत सर्च के बाद इन्होंने यहाँ पे एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की पद्धति इन्होंने दिया था। तो वो अभी तो आप लोग देख लेंगे। पहले यहाँ पे आप लोग द्वंद्वात्मक जो सिद्धांत है उसके बारे में जान लीजिए। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि देखिए, ये कहते हैं कि परिवर्तन का जो कारण क्या है, आर्थिक भौतिक परिवर्तन है। तो ये इनका मानना है कि हर एक चीज़ में एक जैसे सत्ता पक्ष के लोग होते हैं। ये क्या है? सत्ता पक्ष है, एक शासित लोग होते हैं। तो मान लीजिए ये कोई नीति चलाएंगे और ये इनका विरोध करेंगे, फिर ये नीति चलाएंगे, इनका विरोध करते रहेंगे, तो दोनों में घर्षण होगा। उसके बाद फिर एक समझौता होगा जिसको संवाद कहते हैं, एक समझौता होगा। इसके बाद यहाँ से फिर इसी तरह से चीज़ें चलती रहेंगी। इसके बाद फिर कुछ दिनों बाद ये ध्वस्त हो जाएगा। फिर यहाँ से एक नई चीज़ों का जन्म होगा, नई समाज, नई पद्धति का जन्म होगा। इसीलिए परिवर्तन होता था। जो ये लोग विरोध करते हैं, शासित लोग, और ये लोग चलाते हैं, ये लोग विरोध करते हैं, तो इनके विरोध के कारण ये परिवर्तन संभव हो जाता है। तो कोई भी चीज़ मान लीजिए हमारे ऊपर किया जा रहा है तो हम उसका विरोध कब करेंगे? जब हमारे पास उसकी जानकारी रहेगी, हम जागरूक रहेंगे, हम अपने अधिकारों के बारे में जान सकेंगे, तभी तो करेंगे। तो ये कहते हैं कि यूरोप में प्रोटेस्टेंट पंथ चलता है, उसका मतलब ही होता है जो बाद पहले मार्टिन लूथर ने चलाया था। आप लोग जब हम भौतिक वो विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो जानेंगे। जब उसमें चलता है तो मार्टिन लूथर वो धर्म पंथ लाते हैं जिसका नाम है प्रोटेस्टेंट। ठीक, प्रोटेस्टेंट माने ही होता है विरोध करना। तो इसका मतलब ये पंथ वहाँ रहता है, तो इसलिए वो समाज, यूरोपीय जो समाज है वो परिवर्तनशील है। लेकिन भारत के लोगों के बारे में ये जागरूकता नहीं है, और ये लोग ये जो भी राजा करते हैं, कहते हैं, वो लोग बहुत आसानी पूर्वक मान लेते हैं, उनका विरोध नहीं करते हैं। तो जब विरोध नहीं होगा तो परिवर्तन कैसे होगा? तो कार्ल मार्क्स का मानना यही होता है। ये अलग बात है कि बाद में मैक्स वेबर भी एक विद्वान है, इनको चुनौती देता है। वो कहता है कि नहीं, जो भारतीय समाज अपरिवर्तनशील है उसका कारण सिर्फ यही नहीं है। उसका मतलब ये है कि भारत के लोग जो हैं धर्म में जुड़े रहते हैं ज़्यादा, और जो यहाँ पे कठोर जनजात मतलब जाति व्यवस्था है उसके कारण यहाँ पे जो है परिवर्तन संभव नहीं हो पाता है। तो ये एक अलग मुद्दा है। हमारा मतलब उद्देश्य था कि आप लोगों को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत समझा दिया जाए। तो यही इनका सिद्धांत है, इसी को परिवर्तन का कारण मानते हैं, वो यही सिद्धांत देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखिए, एक चीज़ और है कि जब हमारा आरंभिक इतिहास लेखन स्टार्ट हुआ, आरंभिक इतिहास लेखन स्टार्ट होता है, तो शुरू में राजाओं की नीतियों को बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन का कारण माना जाता था। जो राजा लोग होते थे, शासक होते थे, इनकी जो नीतियाँ होती थी इनको प्रबल माना जाता था। तो कहते थे यही प्रबल है, यही हर चीज़ की दिशा तय करती हैं, परिवर्तन का सब कुछ। लेकिन बाद में देखेंगे विचारधारा को माना जाने लगा, विचारधारा को, और धीरे धीरे इसी प्रकार से विचारधारा आती गई। और विचारधारा आने के बाद जो है आप लोग देखेंगे जब वो विश्व इतिहास पढ़ा जाएगा
तो 18वीं सदी में प्रबोधन काल आता है। प्रबोधन काल आता है। तो प्रबोधन काल में विचारधारा को बहुत ही महत्व दिया गया। किसी भी परिवर्तन का कारण विचारधारा को माना गया। ये माना गया कि जो कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका कारण विचारधारा होती है। इसको अतिशय महत्व दिया गया। यहाँ से विचारधारा बहुत ही चरम पे पहुंच गई थी। लेकिन जस्ट इसके बाद कार्ल मार्क्स आते हैं, वो तो हम उनके बारे में बताए हैं। कार्ल मार्क्स आते हैं और ये पूरी व्यवस्था को ही क्या करते हैं, पलट देते हैं। यहीं पर आके ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत देते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये बोलते हैं कि वास्तव में जो इतिहास है, क्या है, इतिहास है वो जो उत्पादन की पद्धति है, जो उत्पादन का साधन है, उत्पादन का साधन, इस पर नियंत्रण करने के लिए जो दो वर्गों का संघर्ष होता है, उत्पादन के साधन पर दो वर्गों का संघर्ष होता है। इस पे एक सत्ता पक्ष का, एक शासित पक्ष का, ये वर्ग में बांटकर हर चीज देखते हैं। तो ये इसमें मार्क्सवादी शब्दावली अगर देखेंगे तो इसमें बुर्जुआ वर्ग बोलते हैं और सर्वहारा वर्ग बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, कहते हैं कि दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं और पाने के लिए जहां है। ये इन्हीं का स्टेटमेंट है। तो ये दोनों में संघर्ष होता है। इसी संघर्ष का जो परिणाम है वही इतिहास है और वही परिवर्तन का कारण है। तो आप देखेंगे यहीं से मार्क्सवादी विचारधारा जन्म लेती है। लेकिन बाद में, ये तो विश्व की बात है, इन्होंने विश्व में रह के इन्होंने बताया एशिया के बारे में। लेकिन बाद में आप देखेंगे जब भारत के संदर्भ में आप लोग आएंगे, ये है कार्ल मार्क्स हमारे। भारत के संदर्भ में हमारे इसकी जो आधारशिला रखते हैं वो है डीडी कोशाम्बी। ये है, ये इनका मतलब बहुत ज़्यादा योगदान है। 1950 में के दशक में इस दृष्टिकोण में प्रथम प्रतिपादक डीडी कोशाम्बी थे और 1956 में इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। लिखकर इन्होंने एक नया प्रचलन चलाया, मतलब मार्क्सवादी विचारधारा को इन्होंने, मार्क्सवादी विचारधारा की आधारशिला रखी भारत में। फिर देखेंगे जो मार्क्सवादी इतिहास लेखन का मुख्य बल है इस बात पर रहा कि आर्थिक क्षेत्र में होने वाला जो परिवर्तन है राजनीतिक तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन को दिशा देता है। वहीं इन परिवर्तनों का प्रभाव भी आर्थिक परिवर्तन पर देखा जाता है। इतिहास लेखन की इस पद्धति को आर.एस. शर्मा, डी.एन. झा और विनय यादव आदि विद्वान जो हैं इसको आगे बढ़ाए, क्योंकि ये बहुत कम समय तक जीवित रहे थे। दुर्भाग्यपूर्ण इनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत दिन तक प्राचीन भारत की जो सेवा करने का इन्हें अवसर नहीं मिला। हाँ, आर.एस. शर्मा ने लगभग 105 वर्ष तक जिंदा रहे और 115 बुक लिखी। तो ये बखूबी इनकी प्राचीन भारत के बारे में इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है आर.एस. शर्मा का। तो ये विद्वानों ने इनको आगे बढ़ाया। इनकी जो पद्धति है उत्पादन में एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन जो बताते हैं उसका देखिए ये है, छोटा सा डायग्राम है। देखिए यहाँ पे उत्पादन के साधन है। इसी को कार्ल मार्क्स जो है आर्थिक ढांचा कहते हैं और आर्थिक ढांचा को ही ये मूल मानते हैं। अर्थ को, हर एक चीज को अर्थ से जोड़ते हैं, तो इसी को ये मूल मानते हैं। इसी को मूल ढांचा इन्होंने बोल दिए। ये बोलते हैं कि जो ये ढांचा है, ये जो ऊपर का ढांचा है उसको आकार देता है। जैसे ये ऊपरी ढांचा है, इसका नाम ऊपरी ढांचा है और उसका संबंध उत्पादन से है।
ये उत्पादन के साधन है और ये यहाँ पे उत्पादन संबंध है। तो ये बोलते हैं कि जो ये यहाँ पे जो उत्पादन के साधन, इसमें जब अर्थ आ जाता है तो यहाँ पे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सब कुछ चेंज होता है। सब चीज़ में बदलाव होने का कारण कौन है? ये है। और इस पूरी व्यवस्था को ये उत्पादन की पद्धति बोलते हैं। लेकिन एक मार्क्स के ही फॉलोअर्स एक और विद्वान है, एंटोनियो ग्राम्सी। ये मार्क्स के फॉलोअर्स थे। इन्होंने, इटालियन विद्वान है ये, इटालियन में, और इटली में जब फांसीवाद की, मुसोलिनी की फांसीवाद की सरकार थी तो उसके तहत ये बहुत ही प्रताड़ित किए गए थे, बहुत ही पीड़ित हुए थे और इनको जेल में डाल दिया गया था। तो ये जेल में बैठे बैठे एक चिंतक की तरह बहुत ही इन्होंने सोचा और सोचने के बाद इन्हें यह चीज़ का ज्ञात हुआ, इनको ज्ञान हुआ कि मार्क्स तो कहते हैं कि हर चीज़ का जो परिवर्तन का कारण होता है वो क्या है? आर्थिक भौतिकवाद है। आर्थिक भौतिकवाद है, ये मार्क्स कहते हैं। लेकिन इन्होंने देखा कि जो मुसोलिनी है ये तो विचारधारा के बल पर सत्ता को हस्तांतरित किया था, स्थापित किया था विचारधारा के बल पे। ठीक, ये फांसीवादी विचारधारा का प्रवर्तक था, ये फांसीवादी विचारधारा से। तो ये देखता है कि ये विचारधारा के बल पर राजनीति में आया। जब राजनीति में इसे सत्ता मतलब स्थापना कर ली, सत्ता में पहुंच गया तो इसके पास शक्ति भी आ गई। और जब शक्ति आ गई तो ये तो आर्थिक चीज को भी तो परिवर्तित कर देगा। जब शक्ति आ गई तो सब कुछ तो परिवर्तित हो जाएगा ना। तो इस हिसाब से ये बोलते हैं कि अगर ये जो मूल ढांचा है ऊपरी ढांचा को परिवर्तन करता है, आकार देता है या परिवर्तित करता है, तो ऊपरी ढांचा भी मूल ढांचा को परिवर्तित करता है। और इन दोनों के बीच में जो घर्षण होने के, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही इसका विरोध करा, ये भी करता है। तो इन दोनों के बीच से जो भी घर्षण होने से परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है इन दोनों के बीच के घर्षण से होता है, ये इसका कारण है। तो मतलब सबसे पहले आप देखेंगे कि मार्क्सवादी विचारधारा को अगर चुनौती किसी ने दिया तो मार्क्सवादी विद्वानों ने ही दिया, क्योंकि एंटोनियो ग्राम्सी भी क्या है? एक मार्क्सवादी विचारक हैं और मार्क्स के फॉलोअर्स हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनके विचारधारा को चुनौती मिलती है। अब आइए देखते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है, इनका मार्क्सवादी विचारधारा लाने का उनका उद्देश्य क्या था। तो एक तो उद्देश्य फ्रेंड्स आप लोग जाने गए कि भौतिकवादी व्याख्या है इनकी, ये भौतिकवादी व्याख्या करते हैं। भौतिकवादी व्याख्या का मतलब है कि जो इतिहास हमारा है इसके पहले जो भी लेखन हुआ था तो शासकों के बल पे ये लोग कहते थे, शासकों के बल पे, युद्ध के बल पे, वंश के बल पे इसको आधार बनाते थे, तिथियों को आधार बनाते थे। लेकिन ये जो मार्क्सवादी विचारधारक हैं, विद्वान हैं, ये आर्थिक परिस्थितियों, आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को मूल मानते हैं। तो ये भौतिकवादी जब व्याख्या प्रस्तुत करते हैं तो आपको जाहिर सी बात है हर चीज को अर्थ से जोड़कर ही देखते हैं। जहाँ पे नहीं अर्थ से जोड़कर देखना चाहिए वहाँ भी ये लोग अर्थ से जोड़कर देखते हैं। और इतिहास के अध्ययन को शोषित वर्ग से जोड़ते हैं। इसके पहले आप लोग देखेंगे बहुत सारे इतिहास लेखन लिखे गए हैं, साम्राज्यवादी भी लिखे गए हैं, साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी भी लिखे गए हैं, राष्ट्रवादी लिखे गए हैं। ये सिर्फ अभिजात्य वर्ग के इतिहास को लिखे। अभिजात्य वर्ग का मतलब अमीर लोग कह सकते हैं, बुर्जुआ वर्ग जो है, अमीरों का इतिहास इन्होंने लिखा, शासकों का लिखा, राजाओं को लिखा, सत्ता पक्ष का लिखा, ब्राह्मणों का लिखा, लेकिन आम जनता का नहीं लिखा, जन सामान्य का इतिहास इन्होंने नहीं लिखा। इसमें मार्क्सवादियों का बहुत ही बड़ा योगदान है कि ये जन सामान्य के इतिहास को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? जन सामान्य के इतिहास को लिखते हैं। आप देखते हैं कि जब पहले जो प्राच्यवादी विद्वान है वो लिखते हैं तो वो सिर्फ संस्कृत ग्रंथों पे ही जोर देते हैं। ठीक है, संस्कृत ग्रंथों पे ही जोर देते हैं,
जबकि संस्कृत पता है सबको कि अभिजात लोगों की भाषा थी, ब्राह्मण पंथी या शासकों की भाषा थी, जबकि जो पाली और प्राकृत थी, पाली और प्राकृत थी। आप देखेंगे महात्मा बुद्ध आगे चल के जन सामान्य से ही वो जुड़ना चाहते हैं, इसलिए पाली भाषा में ही अपने उपदेश देते हैं। तो ये जन सामान्य की भाषा थी, लेकिन पाली और प्राकृत साहित्य को वो लोग अवॉइड किए हैं। जो प्राच्यवादी हैं, उपयोगितावादी हैं या राष्ट्रवादी भी, यहाँ तक कि राष्ट्रवादियों ने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन पहली बार जो मार्क्सवादी विचारधारक हैं, इन्होंने पाली और प्राकृत साहित्य पे ध्यान दिया और लोगों को, आम जनता के बारे में इन्होंने लिखा और इनके इतिहास को वो लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनका यही उद्देश्य रहा और इनकी उपलब्धि भी ये बहुत बड़ी है। आगे फ्रेंड देखते हैं इनका योगदान क्या है। इनका योगदान है कि इतिहास लेखन को राजवंश के इतिहास से न जोड़कर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की व्याख्या की ओर मोड़ रही। वही बात जो हमने बताया कि पहले राजवंशों की, शासकों और युद्धों, तिथियों को, इसके कलेक्शन को मतलब वो मानते थे, इतिहास मानते थे, लेकिन इन्होंने जोड़ दिए, इन्होंने इस चीज को खत्म किया और इसका जो निर्धारण है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को माना। अब देखते हैं कि जब 1817 में सबसे पहली बार जेम्स मिल हमारे भारत का इतिहास लिखते हैं, तो वो तीन कालों में बांट देते हैं शासकों के आधार पे, शासन करने वाले राजाओं के आधार पर, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। और उसके बाद जब राष्ट्रवादी आते हैं तो वो लोग भी कुछ नहीं, आधार वही रहता है, शासन ही रहता है, लेकिन सिर्फ क्या करते हैं उसके नामकरण को चेंज करके हिंदू काल को प्राचीन काल, मुस्लिम काल को मध्य काल और ब्रिटिश काल को आधुनिक काल नाम दे देते हैं। जबकि आधार को उन्होंने चेंज नहीं किया, सिर्फ नामकरण चेंज कर दिया, इसका नामकरण जो है बदल दिया। लेकिन जब मार्क्सवादी लोग आते हैं तो ये कहते हैं कि इतिहास का जो मतलब काल विभाजन का जो निर्धारण है वो न कि राजाओं के शासन और युद्धों और वंशों के आधार पर उसके काल का निर्धारण होना चाहिए, अपितु इसका जो निर्धारण है सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर इसका निर्धारण होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स यही आप ही सोचिए, जब इनका मानना होता है कि जब कोई भी युद्ध होता है दो राजाओं के बीच में, तो नहीं कि उसमें एक राजा, जाहिर सी बात है कि युद्ध हो रहा है तो एक हारेगा और एक जीतेगा, तो जो भी हारेगा या जीतेगा उसकी विजय या पराजय जो भी हो रही है, न कि वो सिर्फ एक राजा की हो रही है, बल्कि उस समय की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों की हो रही है। हर एक परिस्थिति की जय और पराजय हो रही है। तो कैसे हम सिर्फ शासक के आधार पर काल का निर्धारण कर देते हैं, इसलिए ये लोग इनका खंडन करते हैं। तो ये इनकी बहुत ही बड़ी उपलब्धि है या योगदान कहिए। दूसरा योगदान है कि समाज के शोषित वर्ग के इतिहास को इन्होंने प्रकाश में लाया। वही बात है जो जन सामान्य के इतिहास को इन्होंने ध्यान दिया, जन सामान्य के, इसके पहले जन सामान्य के इतिहास को ध्यान में नहीं दिया गया था। और अब इतिहास घटना प्रधान से विश्लेषण प्रधान हो गई। वही बात है, जैसे घटना प्रधान थी पहले ना, क्या थी, घटना प्रधान, अब क्या हो गई, विश्लेषण प्रधान हो गई है। तो ये लोग विश्लेषण करते हैं, आर्थिक परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि हर एक चीज अपने काल, परिस्थिति, परिवेश पर डिपेंड होती है। किसी घटना को लेकर उस परिस्थिति का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। चौथा है कि अध्ययन स्रोत के रूप में संस्कृत साहित्य के साथ साथ पाली, प्राकृत, सॉरी गलत टाइप हो गया है, प्राकृत होता है, पाली और प्राकृत साहित्य को भी इन्होंने महत्व दिया। पहले लोग क्या थे, जैसे जेम्स मिल या प्राच्यवादी साम्राज्यवादी विद्वानों ने क्या किया था, सिर्फ संस्कृत ग्रंथों को ही महत्व दिया था, लेकिन इन्होंने पाली साहित्य, प्राकृत साहित्य को भी महत्व दिया, जो कि ये किसकी बारे में बताती है, जन सामान्य के बारे में, आम जनता के बारे में, प्रजा के बारे में बताती है। तो ये लोग उनके बारे में ध्यान देते हैं। और ये फ्रेंड ये जेम्स मिल का जो काल विभाजन था, इनके आधार को ही इन्होंने परिवर्तित कर दिया, और परिवर्तित करते हुए सामंतवाद के उद्भव से मध्यकाल को जोड़ते हैं। इसमें फ्रेंड जो जेम्स मिल होते हैं, इनका जो काल विभाजन होता है, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, ये मोहम्मद गोरी को, जो मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है मध्यकाल में, तो 750 से 1200 ईस्वी को ये मध्यकाल का मतलब शुरुआत मानते हैं। इसकी मतलब यहाँ से
माना जाता है। और यही मोहम्मद गोरी को ही आक्रमण को ये मध्यकाल की स्टार्टिंग मानते हैं। लेकिन जो मार्क्सवादी विद्वान है वो कहते हैं नहीं, हम मध्यकाल की शुरुआत के लिए मोहम्मद गोरी के आक्रमण का वेट क्यों करें। ये लोग जब पूर्व मध्यकाल में सामंतवाद का उद्भव होता है, यहीं से ही वो लोग मध्यकाल की स्टार्टिंग मान लेते हैं। तो ये फ्रेंड 4-5 उनकी उपलब्धियां हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज में हमने दे दिया है, आप याद भी कर सकते हैं। तो ये उनके 5 योगदान हैं। आगे देखेंगे इनकी सीमाएं भी हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ को हम पढ़ते हैं, यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड भी है, उसमें जितना हमारे लिए पॉजिटिव पक्ष का इम्पोर्टेंस है उतना ही हमें निगेटिव पक्ष का, क्योंकि हमको दोनों विचारों के साथ चलना चाहिए सामंजस्य बनाकर। ऐसा नहीं कि भावनाओं में बह जाएं और सिर्फ तारीफ ही तारीफ कर दें, उनकी बुराई पे ध्यान ही नहीं दें। तो इतनी सीमाएं भी, जो क्रिटिसाइज होता है, क्रिटिसिज्म होता है, इसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो कई स्थल हैं, कई स्थलों पर विचारधारा विश्लेषण पर अत्यधिक हावी कर देते हैं। मतलब बहुत जगह इतना ज़्यादा उसकी मतलब हावी हो जाता है इनका विश्लेषण कि विचारधारा का कोई मतलब वही नहीं है, महत्व ही नहीं है। और ये हर एक चीज़ को वर्ग विभाजन के रूप में तौलते हैं। मतलब वर्ग में बांटकर हर चीज को अत्यधिक बल देते हैं। जबकि भारतीय समाज में कार्ल मार्क्स कभी भारत तो आया नहीं, जो कार्ल मार्क्स है कभी भारत तो आया नहीं, तो क्या जानेगा कि भारत की परिस्थिति, भारतीय समाज कैसी थी। सिर्फ पढ़कर जाना इतना आसान नहीं था। इसीलिए आप देखते हैं कि जो अम्बेडकर हैं, हमारे अम्बेडकर साहब हैं और कार्ल मार्क्स हैं, इनके जो दोनों लोगों की विचारधारा है कभी नहीं मिलता। क्योंकि अम्बेडकर जी ये बोलते हैं कि ये जो हर चीज़ को वर्ग में बांट कर देखते हैं, तो हमारे समाज में जो इतनी कठोर जाति व्यवस्था है और जो जातीय जो शोषण होता है, जो उच्च जाति हैं जो अपने से नीचे जातियों की शोषण करती है, इसे किस वर्ग में बांटा जाए और इसे किस वर्ग में रखा जाए। तो हर चीज जाति का लिंग विभाजन, जैसे महिलाएं बहुत पीड़ित हैं तो महिलाओं को किस वर्ग में रखा जाए, बुर्जुआ में रखा जाए या सर्वहारा में रखा जाए। नृजाति भी, इसमें भी वही समस्या होती है। तो इस विभाजन को केवल वर्ग में के सांचे में ही रखकर देखना उचित नहीं है, या अनुचित है। इस बिहाफ पर इनकी आलोचना होती है। तीसरा है फ्रेंड्स कि चूंकि साहित्यिक साक्ष्य के माध्यम से वर्ग संघर्ष को दिखाना अपेक्षाकृत आसान होता है, इसीलिए ये लोग जो पुरातात्विक साक्ष्य पे ध्यान नहीं देते हैं। पुरातात्विक जो साक्ष्य है इसको नेग्लेक्ट करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य को अवॉइड करते हैं। और ये लोग साहित्यिक साक्ष्य को ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जो भी वर्ग संघर्ष ये है, ये साहित्यिक साक्ष्य के माध्यम से इन लोगों को इसका डिफाइन करना बहुत ही आसान हो जाता है। और चौथा है फ्रेंड कि साहित्य एवं काल का स्वतंत्र मूल्यांकन न कर उन्हें महज प्रभावी वर्ग के दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति के रूप में दिखाया जाता है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये हर एक चीज को अर्थ से तौल देते हैं। ये आर्थिक भौतिकवाद को तो मानते हैं, तो हर एक चीज को ही अर्थ से तौल देते हैं। अगर मान लीजिए कोई चोरी कर रहा है तो ये लोग चोरी करना गलत है, इस बात को नहीं मानेंगे। इसको दूसरे तरह से अर्थ को ध्यान में रखकर इसका विश्लेषण करेंगे। ये बोलेंगे जो अमीर लोग हैं जिन्होंने धन को कलेक्ट किया है, उनका जो धन है वो सुरक्षित रहे, वो चोरी ना हो, इसलिए चोरी करना पाप कहते हैं ये लोग। ये इस प्रकार से इसकी आलोचना करते हैं। और जो साहित्य कला को भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं। कम से कम इसी पर तो मांग उठी थी कि करे भाई, कम से कम साहित्य और जो कला है ये तो एक प्रकार की हमारे भारत की विरासत है, तो इसे तो कम से कम बख्श दो, इसे आर्थिक द्वंद्ववाद से जोड़कर मत देखो। जैसे मान लीजिए कि अगर ये ताजमहल देखने गए तो ताजमहल की खूबसूरती इनको नहीं दिखेगी। ये सोचेंगे कि ताजमहल अगर बना तो इसमें पैसे कितने लगे, इसमें कहीं आम जनता को प्रताड़ित तो नहीं किया गया, उन पर अदर्स मतलब एक्स्ट्रा टैक्स तो नहीं लगाया गया इसके पैसे के लिए। तो इस प्रकार से हर चीज को ये भावनाओं में बहकर कुछ आगे ही निकल जाते हैं और हर एक चीज को जहां पर नहीं होना चाहिए वहां पर भी इसी चीज से मतलब अर्थ से इसको जोड़ देते हैं। तो इस बेस पे इनका जो क्या होता है,
इनका क्रिटिसिज्म होता है, इनकी आलोचनाएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आप जानते हैं मार्क्सवादियों के बाद फिर संशोधनवादी इतिहास आता है, इतिहास लेखन आता है, तो वो लोग भी बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। फिलहाल फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग बस सिर्फ मार्क्सवादी को ही देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो बस यहीं पर देखते हैं वीडियो। इतना देर देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।